हाँ जी, तो दोस्तों अब अपन को करना है नेशनल इनकम सबसे पहले शुरू। पर मैं चाहता हूं कि सब जने स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा स्मार्टली इस चीज को समझो कि इसको अपने को फुल आउट फुल कैसे स्कोर करना है। देखो, 12 मार्क्स का बेटा चैप्टर ही है ना। 12 मार्क्स में अब अपने को 12 में से 12 कैसे लाने हैं, ये तभी हो सकता है जब तुम्हारे को एटलीस्ट 12 में से 8 मार्क्स जितना पेपर पता हो। देखो, एग्जाम में जाते ही थोड़ा बहुत 25% शॉक मिल जाए चलेगा, वो एक्सेप्टेबल है। बट अगर रिमेनिंग पूरा पेपर शॉक हो ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो पहले एक काम करते थे, एटलीस्ट कोशिश करते हैं 75% चीजें पता हो, ये तो आएंगी ही। अब देखते हैं, जो अपने को सबको पता होना चाहिए ये तो आएगा ही। सबसे पहले प्रैक्टिकल्स पे फोकस करेंगे। सर अभी आप करवाओगे क्या इस नेशनल इनकम वन शॉट में? मैं पूरे प्रैक्टिकल्स अच्छे से करवा दूंगा, इनकम मेथड के भी, एक्सपेंडिचर मेथड के भी, वैल्यू एडेड मेथड के भी, और ये भी बता दूंगा इस साल का पैटर्न क्या लग रहा है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, इसके मिनिमम मान के चलना भाई मेरे 4 to 6 मार्क्स। 4 to 6 मार्क्स तक तो इसका क्वेश्चन आएगा, मतलब 4 मार्क्स तो मान के ही चलना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, चलो 4 मार्क्स इधर आ गए, मिनिमम वर्स्ट सिनेरियो पे रखते हैं चीजों को। 4 मार्क्स इधर अपन ने कवर कर लिए, कितने बच कितने रहे? 8 मार्क्स। अभी 8 मार्क्स, 12 में से 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। दूसरा जो है ना, वो है इंक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड वाला क्वेश्चन। क्या नेशनल इनकम में आता है और क्या क्या नेशनल इनकम में नहीं आता है। सर ये लगभग 3 मार्क्स, लगभग 3 मार्क्स का ये टॉपिक मान के चलते हैं। तो 7 मार्क्स के तो ये हो गए। तीसरा इस चैप्टर में जो सबसे जरूरी पोर्शन है वो है जीडीपी एंड वेलफेयर, और भाइयों इसके लिमिटेशंस। तो अपन को ये चीज अच्छे से करनी है। तो ये टॉपिक भी सर लगभग 3 मार्क्स मान के चले। एग्जैक्टली इस टॉपिक को भी अपन टेंटेटिव 3 मार्क्स का मान के चलते हैं। मिनिमम 2 मार्क्स तो मान के चलो, 3 मार्क्स तक भी जा सकता है ये टॉपिक लगभग। अगर तुम देखो 12 मार्क्स में से 8 मार्क्स मिनिमम तो अपन यहां पे कवर अप कर सकते हैं। अब अपन एग्जाम में अगर 4 मार्क्स का शॉक भी मिल गया तो पूरा पढ़ तो रहे, उसमें से करेंगे। शुरू करते सबसे पहले अपन आ जाते हैं नेशनल इनकम के फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज वेरी फर्स्ट, दैट इज फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। देखना इधर, फाइनल गुड सबसे बढ़िया टॉपिक लगता है मुझे, इंटरमीडिएट गुड। सर आपने ये जो बोर्ड पे ये फाइल ओपन कर रखी है, ये क्यों कर रखी है? देखो भाई, सबसे पहली चीज, फाइल इसलिए ओपन कर रखी है क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत मुझे हर साल एक लग रही है, जो इस साल मैं हटाना चाहता हूं बच्चों में, यही लग रही है कि तुम लोग है ना परफेक्ट लैंग्वेज नहीं लिख पा रहे हो। तो अभी मैं तुम्हारे को थोड़ी सी एक जो बेसिक लैंग्वेज होती है उसमें समझा देता हूँ, फिर यहां से तुम स्क्रीनशॉट लोगे हर टॉपिक का कि ये इसकी फाइनल लैंग्वेज है। लर्न कर पाओ तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो तो एटलीस्ट कोशिश करना 50% लैंग्वेज छाप के आ पाओ। ओके, स्टार्ट तो करते हैं एक बार। फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड क्या होता है? अगर मैं किसी भी चीज को बेच रहा हूं या मैं किसी भी चीज को अगर एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूं तो वो इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल लेके नहीं पढ़ेगा तो मजा नहीं आएगा। एक बेकरी के अंदर शक्कर यूज हो रही है, ठीक है, यहां पे ले लेते हैं शुगर यूज्ड इन अ बेकरी, तो ये इंटरमीडिएट गुड है। कैसे? क्योंकि ये अभी इसमें वैल्यू ऐड करना बाकी है। अब सर ये आप अंग्रेजी में वैल्यू ऐड बोल रहे हो, ये क्या होता है? वैल्यू एडिशन मतलब वो उसको या तो बिस्किट में डालेगा शक्कर को, या किसी चीज में डालेगा, केक वेक में, और फिर वो 10 रुपए का बिस्किट या 20 रुपए का बिस्किट उसकी वैल्यू ऐड होकर वो बिकेगा 30 रुपए में। तो वो ग्राहक के पास जाएगा जब 30 रुपए में, तो वो बन जाएगा फाइनल गुड। तो अल्टीमेटली शुगर बेकरी वाला यूज कर रहा तो क्या बना? इंटरमीडिएट गुड। तो देखो लिखोगे क्या इसमें? बिकॉज, इसके अंदर लिखोगे बिकॉज वैल्यू इज येट टू बी एडेड। अच्छा एक मिनट रोको टॉपिक को। अगर यही शुगर मैं, या फिर मान लेते हैं यही शुगर अपना प्रथम भाई अपना घर पे लेके जा रहा है, तो अब ये शुगर प्रथम भाई घर पे अगर लेके जा रहे हैं तो क्या वैल्यू ऐड करेंगे? ऑब्वियसली नहीं। तो ये क्या बन गया? फाइनल गुड। तो फाइनल गुड आर दोज गुड, रीजन ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इन विच नो वैल्यू इज टू बी एडेड। अच्छा सर ये डिटेल में आएगा कैसे एग्जाम में, वो मैं बता रहा हूं।
पर अब और कोई एग्जाम्पल है इसका? एक और एग्जाम्पल लेता हूं, इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इमेजिन करो कि सिलाई मशीन है, स्विंग मशीन। अगर ये स्विंग मशीन टेलर अपनी दुकान पे यूज कर रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? इंटरमीडिएट गुड? नहीं 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 नहीं, रुको एक बार सोचो ध्यान से। ये सिलाई मशीन इंटरमीडिएट गुड नहीं है क्योंकि टेलर यूज कर रहा है, क्योंकि ये उसका बनेगा फाइनल गुड। मतलब कि अगर मैं ये क्वेश्चन में ले लूं, स्विंग मशीन यूज्ड बाय टेलर, तो ये बन गया भाई कौन सा गुड? फाइनल गुड। अब यही सिलाई मशीन अगर मान लो कि एक दुकान है, ठीक है, दुकान का नाम है, दुकान का नाम है सोनू सिलाई मशीन वाला। तो सोनू सिलाई मशीन वाला, क्या उसका काम क्या है? उसका काम है सिलाई मशीन बेचना। मतलब उसकी दुकान ही सिलाई मशीन और ये धागे वागे ये सब बढ़िया बेचता है वो। तो सोनू अपनी दुकान पे सिलाई मशीन रीसेल करेगा। तो सोनू के लिए, इन शॉर्ट इस दुकानदार के लिए, ये सिलाई मशीन क्या हुई? ये सिलाई मशीन हुई एक इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि वैल्यू ऐड करना बाकी है। सोच के देखो ये टॉपिक एग्जाम में कैसे आएगा, तुमको क्या लगता है? पहले एक बार यहां पे अगर अपन देखें फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, पढ़ो। फाइनल गुड रेफर्स टू दोज गुड विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। आइदर फॉर कंजम्पशन, प्रथम घर पे लेके गया, और इस सिलाई मशीन वाले टेलर ने इन्वेस्टमेंट किया। ओके, दे आर इंक्लूडेड बोथ इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। फाइनल गुड की वैल्यू नेशनल इनकम में जाएगी, पर इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू नेशनल इनकम में नहीं जाएगी। दे हैव अ डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, मैं सीधा खरीद रहा हूं, एंड दे आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, दैट इज नो वैल्यू इज टू बी एडेड टू द फाइनल गुड्स। सोच के देखना लैंग्वेज ये वाली, और सर यहां पे जो लिखने वाले हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं पूरी ये लिखनी है, पर कोशिश करो ऐसे वर्ड्स अपन बना पाए। अभी मैंने जानबूझे इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में लैबोरेटिव में पढ़ा है, ये समझाने के लिए कि ऐसे हमारे को पढ़ना है। थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा अगले टॉपिक के अंदर, बट तुम्हारे को इस चीज को फॉलो करते रहना है कि हाँ इस तरीके से हमारे को पढ़ना है। ये चीजें अब मैं डिटेल में रीड नहीं करना चाहता हूं। अब आते हैं अपन इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। तो तुम्हारे सामने देखो ये डिस्प्ले हो रहा है जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसका आएगा इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड का। अब इनमें से कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हो रही है या नहीं हो रही है, ये तुम लोग एक बार देखो, जैसे मैंने स्विंग मशीन और ये वाले एग्जांपल दिए। अब देखो कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड्स, ये समझते हैं। मैं वेल नॉर्मली समझाता हूं। कंज्यूमर गुड्स में आ जाता है भाई ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। मैं बहुत ज्यादा इसको डिटेल नहीं करना चाह रहा, एक तो बहुत खास काम का टॉपिक नहीं है। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स जो 1 साल से ज्यादा चले, सेमी ड्यूरेबल आर दोज गुड्स जो 1 साल से कम चले, नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स जो एक टाइम में खत्म हो जाए। पेरिशेबल भी बोल सकते हो ना, जैसे फ्रूटी खाने पीने वाली चीजें, ये सब आ जाएगी नॉन ड्यूरेबल में। और इसके अंदर ले लो सेमी ड्यूरेबल में तुम लोग ऐसी चीजें ले, कपड़े। अब कपड़े अपन कब लेते हैं भाई? 2-3 महीने तो चलाएंगे, 6 महीने तो चलाएंगे, तो वो आ जाते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स में। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स में आ जाता है टीवी, कार, फ्रिज, ये सारी चीजें। और सर्विसेज जो हम डायरेक्टली ले रहे हैं, हम उमंग सर से अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो भाई ये तुम सर्विसेज ले रहे हो। ऐसे ही तुम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हो, ये सर्विस ले रहे हो, तो ये भी हमारे कंज्यूमर गुड्स का पार्ट बनता है। डॉक्टर, टीचर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब सर्विसेज का पार्ट बनते हैं, तो इनको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। पर सर डेफिनेशन क्या लिखे? डेफिनेशन एक बार पढ़ो यहां पे, ये चीज पे ध्यान देना। कंज्यूमर गुड्स, satisfaction of human wants, these goods satisfy human wants directly, such goods have direct demand, they do not promote any production, इनसे कोई प्रोडक्शन का लेना देना ही नहीं है। और अगर हम बात करें कंज्यूमर गुड्स की, मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर गुड्स एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ, 1 साल से कम की लाइफ होती है सबकी। ठीक है, तो ये है कंज्यूमर गुड्स। इलैबोरेटिव वे में ये रहा, बहुत अच्छी डेफिनेशन के वे में ये रहा। अब होता है इसके साथ साथ में कैपिटल गुड्स। देखो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, वैसे तो सच बताऊं तो पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्यों? कारण मेरी बात समझना, पढ़ाने की नीड क्यों नहीं है इसके अंदर। कैपिटल गुड्स बेसिकली हमारे पास जो होते हैं वो सारे की सारे किसी भी प्रोडक्शन में ही काम में आएंगे। मतलब अगर मैं ये चीज बोलूं तो कैपिटल गुड्स में भाई सबसे मेन चीज आ जाती है जिसको अपन बोलते हैं मशीनरी। मैं अभी इंस्टीट्यूट पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मेरे लिए ये बोर्ड क्या है? कैपिटल गुड है। अगर मैं बात करूं ये टेबल चेयर फर्नीचर क्या है? कैपिटल गुड है। तो कैपिटल गुड काम क्या आ रहा है? कैपिटल गुड आपका कैपिटल, मशीनरी, लैंड, ये सब वो चीजें जो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्शन में मदद कर रही हैं। आज
मान लेते हैं कोई प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये पेन का कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो उसकी मशीन उसका कैपिटल गुड है। सर डेफिनेशन कैसे लिखनी है? कैपिटल गुड्स, सच गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। सो सच गुड्स हैव डिराइव्ड डिमांड। आगे देखते हैं, दे हेल्प इन रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। आगे देखते हैं, कैपिटल गुड्स जनरली हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। बोर्ड 1 साल चलाऊंगा क्या? ऑब्वियसली बोर्ड बहुत टाइम तक चलेगा, तो इनको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। अब बात करते हैं हम कंज्यूमर कैपिटल गुड्स। अपन ने क्या क्या पढ़ा? फाइनल गुड हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया। कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स का क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा, आ भी गया तो ये क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन ड्यूरेबल गुड्स एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स, या फिर ये क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैपिटल गुड्स विथ प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस चीज को आगे और समझते हैं चैप्टर में और क्या क्या है मेनली। अब आते हैं अपन, देखो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम टॉपिक पे। ये टॉपिक बहुत वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, मतलब सच्ची बता रहा हूं, ये टॉपिक एक्चुअल में नॉलेजेबल भी है। फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफर इनकम क्या होता है, इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे वे में पढ़ेंगे अगर, तो मैं सिंपल हिंदी में देसी भाषा में बोलूं ना, तो ये है फ्री की कमाई मेरे भाई, फ्री की कमाई। सर ये क्या लिख रहे हो फ्री की कमाई? फ्री मतलब कि अगर मान लो, अगर इसको अपन समझे ना, फ्री फोकट का मतलब है जो मेरे पास आ रहा है पैसा, या जो देश में पैसा आ रहा है, बट वो पैसे में कुछ भी रिटर्न नहीं देना पड़ा, मतलब दो तरफा नहीं हुआ। सर समझाओ पहले इसको। जैसे डोनेशन, अब डोनेशन को ट्रांसफर इनकम क्यों बोला गया? डोनेशन, और बताता हूं, रेमिटेंसेस। सर ये तो शब्द ही नहीं सुना है कभी। रेमिटेंसेस होता है जो अपन अपने जैसे रिलेटिव को भेजते हैं पैसा, उसको रेमिटेंसेस बोलते हैं। आज मान लो कि मेरी सिस्टर है, वो ऑस्ट्रेलिया रह रही है, तो ऑस्ट्रेलिया से अगर मुझे कोई पैसा भेजेगी तो वो रेमिटेंसेस दे रही है। तो सर इसको आप समझाना क्या चाह रहे हो, इसका मतलब क्या है? ये समझाना चाह रहा हूं कि ये ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में नहीं आती है। क्यों? इस पर टैक्स नहीं लगता क्या? टैक्स तो लगता है। तो ये फोकट की, फ्री फोकट की, मतलब कोई मेहनत की नहीं, इसीलिए। बस एक ही रीजन बता रहा हूं, ये दो तरफा नहीं है। लेट मी मेक इट क्लियर, ये यूनिलेटरल है। अब सर कारण तो बताओ भाई, एक तरफा से लेना देना क्या है? एक तरफा से ये लेना देना है, इससे कोई गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं हुआ। समझना समझना, यहां पे समझना। अगर मान लो जमीन इंडिया में किसी ने किराए पे दी तो उसको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। अगर कोई मजदूर है, मजदूर को क्या मिलेगा? जवाब दो एक बार मन में अपने, वेजेस मिलेगी। अगर कोई एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है तो उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगी सैलरी। अगर कोई किसी को कैपिटल दे रहा है तो उसको क्या मिलेगा? कैपिटल पे उसको मिलेगा भाई ब्याज, इंटरेस्ट। ये सब मेहनत का था कि नहीं था? सर मेहनत का, तो ये मेहनत का कहने का मतलब है दो तरफा था कि नहीं था? बिल्कुल था। तो ये है बाय लेटरल, वर्ड कितना अच्छा है, दो तरफा। बायलेटरल इनकम या बायलेटरल ट्रांसफर, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। इनमें से कोई भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। अगर तुम लोग न्यूज पे देख रहे हो नेशनल इनकम इस साल की 5 लाख करोड़ है, तो वो 5 लाख करोड़ में ये डोनेशन, ये रेमिटेंसेस, ये सारी चीजें नहीं आई है। सर और कोई एग्जांपल्स हैं क्या? पहले तुम लोग क्वेश्चन देखो, फिर एग्जांपल की बात करेंगे। इसके क्वेश्चन यही आते हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है या नहीं होती है। ओके, एक बार बोर्ड पे तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, सामने एक बार इसको चेक कीजिएगा क्वेश्चंस को, फिर अपन इसकी थ्योरी भी एक बार रीड करते हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम की। ओके, अब क्वेश्चंस एक बार देखें कैसे आएंगे। अब ये थ्योरी पढ़ो, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम क्या है? परफेक्ट थ्योरी क्या है? इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इट इज इंक्लूडेड बोथ इन नेशनल इनकम एंड बाय डोमेस्टिक इनकम। ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं, एग्जांपल है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अच्छा यहां पे देखो, इट रेफर्स टू द इनकम, ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। ये ना ही नेशनल इनकम में आती, ना डोमेस्टिक इनकम में। ये एक रिसीट कॉन्सेप्ट है, मतलब सिर्फ आ रही है, इट इज रिसीट, आ रही है। ठीक है, इसका कोई लेना देना रिटर्न में देने में कुछ भी नहीं है। इट इज जनरली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन। मेरे को एक बच्चे ने बोला पेंशन तो सर मेहनत का हुआ ना। सही बोल रहा है बच्चा, पेंशन तो मेहनत का हुआ ना, पेंशन यहां पे आएगा, ये ओल्ड एज पेंशन है। पेंशन ऑन रिटायरमेंट तो सैलरी में आएगा, और ये है ओल्ड एज पेंशन जो फ्री फोकट में 60 साल के ऊपर मिल रही है।
अभी पढ़ लो, नहीं तो इसी पेंशन पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ जाए। तो ओल्ड एज पेंशन अपन को मिलती है फ्री फोकट में, ट्रांसफर इनकम जो नेशनल इनकम में नहीं आएगी। ये डिफरेंस सर आएगा क्या? आ सकता है, पर 99% चांस है इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड के। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम जैसे टॉपिक अगर समझ में आ रहे हैं ना, तो तुम बहुत बढ़िया मार्क्स ला सकते हो। सर और प्रैक्टिकल कब आएंगे? 5 मिनट प्रैक्टिकल आने वाले हैं, बट एक बार पहले ये चीज समझ लेना। आगे फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के जैसे ही टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी। चलो वो चालू करते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी वो क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी भाई, डोमेस्टिक टेरिटरी, चलो डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट थोड़ा थोड़ा साथ में पढ़ा देता हूं। डोमेस्टिक टेरिटरी किसको बोलते हैं? ये वर्ड सर हमने है ना 9th-10th में पढ़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा सा, कि टेरिटरी तो पढ़ा हुआ है। अब बहुत सिंपल समझाऊं, टेरिटरी ये वर्ड अपन ने पढ़ा। इंडिया का मैप है, उसको एक बार सोचो। वो जो मैप है उसको नाम क्या देना चाहोगे? सर हम तो मैप ही बोलते हैं। मैप है, पर इकोनॉमिक्स उसको एक नया शब्द दे रहा है। नया तो क्या है, इजी शब्द है, पॉलिटिकल फ्रंटियर। पॉलिटिकल फ्रंटियर, जहां तक हमारे मोदी साहब का राज है, सर बाहर भी है राज तो उनका है, बट अपन अगर प्रैक्टिकल बोले तो पॉलिटिकल फ्रंटियर मतलब जिस मैप के डायरेक्शन में पॉलिटिक्स चलती है, इसको बाउंड्रीज ऑफ नेशन भी कहा जाता है। बाउंड्रीज ऑफ नेशन भी कहा जाता है। ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। सर पढ़ा क्यों रहे हो? 2 मिनट में बताऊंगा और तुमको समझ भी आ जाएगा क्या इस टॉपिक का महत्व है, इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज और क्या आती है, चलो डायरेक्टली इसमें से देखते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी में डोमेस्टिक टेरिटरी में सबसे पहले आ जाता है शिप्स और एयरक्राफ्ट। इसके अलावा ठीक है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट के अलावा, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जैसे अब देखो तुम कहीं पे भी पार्कड है तो वो इंडिया का ही टेरिटरी का पार्ट है। वो भले कहीं पे भी पार्कड है, ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी कंट्री में पड़े, पर इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर। इमेजिन कर लो कि यूएस के आसपास अपना कोई शिप है जो काफी टाइम से सेल कर रहा है, तो वो भी इंडिया का ही पार्ट कहलाएगा, परमानेंट। आगे देखते हैं, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ द कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। मतलब जितनी भी एम्बेसीज है, सुना हुआ है एम्बेसी वर्ड? आज मैं अगर मान लो कहीं किसी दूसरी कंट्री में जा रहा हूं, तो मेरे को वहां जाके अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, तो वो वहां पे इंडियन एम्बेसी है जो मेरी दिक्कतों को सॉल्व करेगा, मेरे वीजा से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो वो एम्बेसी भी भले मैप के अंदर नहीं है, पर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। सर पढ़ा क्यों रहे हो ये? क्योंकि ये सारी कमाई नेशनल इनकम में आएगी। मतलब अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ओरल डिक्टेट कर रहा हूं क्वेश्चन, अर्निंग ऑफ एम्बेसी इन जापान, इंडियन एम्बेसी इन जापान, तो लिखो yes it will be included in national income because it is a part of domestic territory of India. okay, domestic territory में क्या क्या नहीं आता है? embassies, consulates and military establishment of foreign country। इमेजिन करो हर चीज को। दिल्ली में एम्बेसी बनी हुई है, इमेजिन करते हैं जापान की। अब जापान का कोई लोग आएंगे यहाँ पे, वो अगर फंस गए या कुछ उनके साथ कुछ हो रहा है, तो वो एम्बेसी के पास जाएंगे, जापानीज एम्बेसी। वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है हमारे दिल्ली में सेटअप, बट वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक बच्चे ने मेरे को बोला सर WHO तो सर ना तो यूएस का है सर, ना जापान का है, ना चाइना का है। WHO तो सर पूरी दुनिया का है, पर वो किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, वो किसी भी कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी का भी हिस्सा नहीं है, नेशनल इनकम में नहीं आता है। ये है डोमेस्टिक टेरिटरी टॉपिक। तुमको समझ में आ गया होगा क्यों पढ़ा रहा हूं, इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड के लिए पढ़ा रहा हूं। अब नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट अगर मैं आऊं, सुनने में क्या लग रहा है? सुनने में लग रहा है सर कि कोई इंसान की बात करने वाले हो। हाँ भाई, इंसान की बात तो करूंगा ही करूंगा, बट इंसान के साथ साथ मैं बात करूंगा बिल्डिंग्स की, कंपनीज की। तो रेसिडेंट कभी भी यहां पे रेसिडेंट सिर्फ इंसान को नहीं बोला गया, तो किसको बोला गया? अभी पहले तुम लोगों को प्रैक्टिकल लेना पड़ेगा, है ना। इजी एकेडमिक्स और उमंग दोनों अलग अलग है, पर दोनों नॉर्मल रेसिडेंट है। कैसे? इजी एकेडमिक्स जो कमा रहा है वो नेशनल इनकम में आएगा, बिल्कुल आएगा सर। उदयपुर में खोल के बैठे हो इंस्टीट्यूट, तो वो नेशनल इनकम में आएगा, इंडिया का पार्ट है। और उमंग खुद की जो इनकम कमा रहा होगा, ऑब्वियसली इजी एकेडमिक से भी कमा रहा है, तो उमंग की इनकम भी नेशनल इनकम में आएगी। रीजन बताओ, रीजन बोलो। बिकॉज वो दोनों नॉर्मल रेजिडेंट है। डेफिनेशन तो बोल के देखो एक बार, डेफिनेशन में परफेक्ट डेफिनेशन ये बनेगी, नॉर्मल रेजिडेंट रेफर्स टू इंडिविजुअल और इन इंस्टीट्यूशन। मतलब उमंग भी और इजी एकेडमिक्स भी, वो ऑर्डिनरी रिजाइड्स इन द कंट्री एंड हूज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन द कंट्री। जो देश के अंदर रह रहे हैं
और जिनका कमाने का महत्व देश के लिए है। नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूड्स बोथ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंप्लाइज टू थिंग्स, रेजिडेंट्स लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, वो देश के अंदर रहना चाहिए, सबसे पहला केस ये है। और रेजिडेंट कैरीज बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक अर्निंग, खर्चा करना, स्पेंडिंग एंड अक्यूमुलेशन फ्रॉम द लोकेशन। फॉलोइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। कौन कौन नहीं आते हैं? उससे पहले क्या इनके अलावा कोई स्पेसिफिक आते हैं? देखो मैं बताता हूं। नॉर्मल रेजिडेंट में पहला तो डेफिनेशन तो समझ में आ गई, ठीक है। अब डेफिनेशन के बाद क्या चीज है? डेफिनेशन के बाद इमेजिन करो आर्मी वाले, इंडिया के आर्मी ट्रूप्स। कहां है इंडिया के आर्मी ट्रूप्स? कहां? इंडिया में है क्या? इंडिया में तो है सर, पर सबसे ज्यादा कहां है? बॉर्डर में। अब बॉर्डर में है तो डेफिनेशन तोड़ नहीं दी, देश के बाहर रह रहे हैं। फिर भी स्पेशल केस में इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स में आएंगे। आर्मी ट्रूप्स बिलोंगिंग टू इंडिया आर पार्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आर पार्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड और भी हैं, खत्म नहीं हुआ है। इमेजिन करो WHO में कितने इंडियंस काम कर रहे होंगे, कितने लाखों इंडियंस काम कर रहे होंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। वो इंडिया के लोग कहां पे गए? कहां पे गए? यूएस में गए, वहां काम कर रहे हैं, जमीन यूएस की। तो इंडिया में उनका पैसा कैसे काउंट होगा? क्योंकि वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। मतलब एनी पर्सन वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO आर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया इफ दे बिलोंग टू इंडिया। और एग्जांपल क्या सर? ऐसे एक और एग्जांपल सोचो इसका। जैसे इमेजिन करो कि इंडिया की एम्बेसी है वो जापान में है, तो इंडिया की एम्बेसी जो जापान में, उसमें काम करने वाले लोग किसके लिए हैं? इंडिया के लिए हैं। उनकी सैलरी कहां आएगी? इंडिया में आएगी। तो वो भी मतलब कि इंडिया में ही काउंट होंगे। मतलब एम्बेसीज में जो लोग काम कर रहे हैं, एम्बेसीज में जो इंडिया को बिलोंग करते हैं, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। सर क्यों पढ़ा रहे हो, क्या काम का है? यही तो आएगा इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड में मेरे भाई। अब यहां पे इसको अच्छे से पढ़ते हैं। इधर देखो, कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आ रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आएगा। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, अगर बाहर का कोई आ रहा है यहां पे काम कर रहा है एम्बेसी में, नेशनल इनकम में नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आएगी। ओके। एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना, विदेशी ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी एम्प्लॉइज है, भले वो इंडिया में भी काम कर रहे हो, वो नेशनल इनकम इंडिया में नहीं आएगा। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स एंड बॉर्डर वर्कर्स भी नेशनल इनकम में नहीं आएगा। बॉर्डर वर्कर में एक बच्चे ने मेरे को बोला, अभी आपने आर्मी का एग्जांपल दिया, वो बॉर्डर वर्कर नहीं है, वो आर्मी है। बॉर्डर वर्कर में कुछ लोग होते हैं जो बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, वापस अपनी कंट्री में चले जाते हैं, तो वो लोग कभी भी इंडिया की नेशनल इनकम में नहीं आएंगे। ये इंडिया की नेशनल इनकम में आएंगे और नॉर्मल रेजिडेंट में भी आएंगे, ठीक है। सो ये नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन, और यही क्वेश्चंस इसके आएंगे इंक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड के। अब देखो स्टॉक एंड फ्लो, बढ़िया टॉपिक पढ़ा रहा हूं, सुनना। स्टॉक, मैं इस टॉपिक को एक तरीके से पढ़ाता हूं, एक तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर सेट करवाता हूं, है ना। ये स्टॉक एक जगह पे आकर रुक रहा है, ठीक है। ये फ्लो इसके अंदर जा रहा है, इसको भर रहा है, और ये भी फ्लो इसको खाली कर रहा है, इसको भी फ्लो बोलेंगे। सर ये मतलब टॉपिक नेशनल इनकम में क्या लेना देना है इसका? देखो भाई समझना है ना, बहुत बढ़िया लेना देना है। देखो स्टॉक और फ्लो जो है, दोनों कॉन्सेप्ट में नेशनल इनकम बीच में कहां पे आ रहा है, मैं पहले एग्जांपल दिमाग में फिट करवाता हूं। इमेजिन करो तुम्हारे घर पे पानी की टंकी है। अब पानी की टंकी में पानी पड़ा है, उस पानी की टंकी में जो पानी पड़ा है उसको क्या बोलोगे? स्टॉक। और जो पानी अपन मोटर से चढ़ा रहे हैं वो हो गया फ्लो। पानी जो नल से यूज कर रहे हैं वो भी हो गया फ्लो। तो ऐसे ही अब नेशनल इनकम जो पूरे साल भर में कमाई जा रही है वो फ्लो है, नेशनल इनकम फ्लो है, और वो जाके देश की ट्रेजरी को भर रही है। ट्रेजरी मतलब देश की गुल्लक को भर रही है, तो वो स्टॉक हो गया। तो अल्टीमेटली देश के पास जो ट्रेजरी है, इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूं देश के पास जो टोटल कलेक्शन ऑफ मनी है वो हो गया स्टॉक। नेशनल इनकम हो गया फ्लो, और नेशनल एक्सपेंडिचर भी हो गया फ्लो। ओके, मैं लिख दूं एक बार यहां पे, नेशनल इनकम को यहां लिख रहा हूं, ठीक है, और यहां पे लिख रहा हूं नेशनल एक्सपेंडिचर। सर और कोई एग्जांपल है क्या? अच्छा सर आपने बोल दिया, हमने मान लिया, बट इसका एग्जाम में समझाना कैसा है इसको, मतलब क्या रीजन लिखें? तो देखो स्टॉक क्या होता है?
स्टॉक होता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो रहा है। मैं वापस बोल रहा हूं, स्टॉक रेफर्स टू द वेरिएबल विच इज मेजर्ड एज अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और कोई एग्जांपल दो सर स्टॉक का, और एग्जांपल देता हूं, बढ़िया एग्जांपल देता हूं, सुनना ये चीज। जैसे इमेजिन करो कि अपन लोग कोई पैसा बैंक में जमा कराते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डिपॉजिट्स। और बैंक अकाउंट में जो मेरा बैलेंस पड़ा है, बैंक अकाउंट में जो मेरा बैलेंस पड़ा है, उसको बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट्स। या तुम लोग बोल सकते हो उसको बोला जाता है बैलेंस इन सेविंग्स अकाउंट, बैलेंस इन करंट अकाउंट। तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या हो गए? डिमांड डिपॉजिट्स हो गए स्टॉक, डिपॉजिट्स इन बैंक हो गया फ्लो, और मैं जो बैंक से पैसा निकाल रहा हूं वो विड्रॉल भी हो गया फ्लो। तो विड्रॉल भी हो गया फ्लो, डिपॉजिट भी हो गया फ्लो। डिमांड डिपॉजिट्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर हो रहा है, ये हो गया स्टॉक। अब फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये है स्टॉक, ये है फ्लो। एक बार प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे ये डिफरेंस नहीं आता, क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन। मतलब ये एग्जांपल दे देंगे और बोलेंगे तुम बताओ कौन सा स्टॉक है और कौन सा फ्लो है। तुमको क्या लिखना है? विड्रॉल इज अ फ्लो बिकॉज इट इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, deposit in a bank is a flow because it is measured over a period of time या during a period of time. Demand deposits in a bank is stock because it is measured at a point of time. So guys, this is our stock and flow. एक बार इसका स्क्रीनशॉट यहां पे ले लो। तो देखो अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टॉपिक अपन चालू करते हैं। देखना, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इस डायग्राम से समझाता हूं, इससे बहुत अच्छे समझ में आएगा। हाउस होल्ड और फर्म्स मतलब कौन? एक तरफ कंज्यूमर, एक तरफ प्रोड्यूसर, दोनों में एक सर्कल चल रहा है, दोनों एक दूसरे को पैसा दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सर्विसेज और गुड्स दे रहे हैं। कैसे? देखो यहां पे देखना, सबसे पहले बात करते हैं हाउस होल्ड की। हाउस होल्ड क्या कर रहा है? हाउस होल्ड क्या कर रहा है मतलब कि कंज्यूमर की बात हो रही है। यहां पे देखना, हाउस होल्ड मतलब अपन लोग क्या है? हाउस होल्ड है। अपन किसके पास जा रहे हैं? व्यापारी के पास जा रहे हैं। उसको बोल रहे हैं कि हम तेरे यहां पे काम करेंगे, तेरे को देंगे फैक्टर सर्विसेज। यहां पे पढ़ो, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में जमीन, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हम दे रहे हैं। मतलब मैं किसी कंपनी का या तो मैनेजर बन रहा हूं, किसी के यहां मजदूरी कर रहा हूं, किसी को मैंने जमीन दी। अच्छा, मैं गया प्रोड्यूसर के पास, अब प्रोड्यूसर ने मेरे को बोला हाँ भाई ये ले तेरा पैसा, अगर तू मुझे जमीन देगा तो मैं तेरे को रिटर्न में रेंट दे दूंगा, अगर तू लेबर की तरह आएगा तो मैं तेरे को वेजेस दे दूंगा, अगर तू कैपिटल देगा तो मैं तेरे को इंटरेस्ट दूंगा, अगर तू एंटरप्रेन्योर बनेगा तो मैं तेरे को प्रॉफिट्स दूंगा। समझे? मैंने सामने वाले को दी सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिश में इकोनॉमिक्स में फैक्टर सर्विसेज। प्रोड्यूसर ने मेरे को क्या दिया रिटर्न में? मेरे को दिया उसने फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर इनकम रुपीज में। मैं इधर एक लाइन खींच रहा हूं या एक चीज लिख रहा हूं, रियल फ्लो, यहां लिख रहा हूं मनी फ्लो। ओके सर ये क्या है? 2 मिनट में समझाऊंगा। रियल फ्लो के आगे यहां पे पहले लगा दे रहा हूं मैं स्टार, एक साइन बना रहा हूं और यहां लगा रहा हूं रुपीस का साइन। ठीक है, ये रुपीस का साइन बना रहा हूं, वहां पे स्टार का। अब देखना, इसी टॉपिक से मैं इस टॉपिक को समझाता हूं। देखो अगली चीज, अगर मैं यहां पे देखूं एक बारी के लिए, मैं यहां पे अगर देखूं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसके आगे मैं लगा रहा हूं स्टार। ठीक है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इसके आगे मैं लगा रहा हूं रुपीस का साइन। अब ध्यान से देखना, स्टार और रुपीस का साइन, स्टार साइन मैंने इधर भी जानबूझ के लगाया, वो किसके आगे? रियल फ्लो के आगे। मतलब सर ये रियल फ्लो हो रहा है और ये रिटर्न में आ रहा है मनी फ्लो। सर अंदर दो और है, अंदर दो और है यहाँ पे एरोस। ये अब देखो गुड्स और सर्विसेज वाला, और ये देखना मेरे पास जैसे ही पैसा आया, मेरे को किसने दिया? मेरे को व्यापारी ने बोला ये ले भाई पैसा तेरा, रेंट ले, ये ले तेरी वेजेस। अब मेरे पास पैसा आ गया, मैं क्या करूंगा? पैसा खर्च करने जाऊंगा। मैंने करा एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज मतलब मैंने रुपीस दिए, मैंने जेब में पैसा आया, मैंने बोला ये ले भाई मेरे पास 1000 आया, ये 700 का खर्चा, दुकान पे आए खर्च लिए, तो यहां पे लगा रहा हूं रुपीस का साइन। सामने वाले को मैंने रुपीस दिए, दुकानदार ने मेरे को क्या दिया? बोले ये ले सामान तेरा, ये जो तूने मांगा गुड्स ये ले ले। डॉक्टर के पास गया तो उसने मेरे को बोला ये ले सर्विस। तो अल्टीमेटली इस पे स्टार लगा रहा हूं, नीचे यहां पे स्टार लगा रहा हूं। गुड्स एंड सर्विसेज पे मैंने स्टार लगाया, मेरे को गुड्स एंड सर्विसेज मिली, मतलब एक तरफ जा रहा है दूसरी तरफ आ रहा है, सर्कल है कि नहीं है? इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और ये स्टार और ये क्यों लगाए हैं, अब पूरी चीज को यहां पे समझाता हूं, अब पूरी चीज को यहां पे समझना। स्टार और इसलिए लगाए मतलब रियल फ्लो, रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहां पे मैंने स्टार लगाया था, मतलब ध्यान से देखो, इजी कर देता हूं।
मतलब ये जो बाहर वाले सर्कल है, बाहर वाले सर्कल, वो दोनों रियल फ्लो हैं। तो यहां पे लिख देता हूं आउटर सर्कल रियल फ्लो है, और मनी फ्लो इज फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर या फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर। जो अंदर वाले दोनों सर्कल, इनर सर्कल, ये दोनों की दोनों मनी फ्लो हैं। हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में क्या रिलेशन है? इनको बोला जाता है टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल मतलब जब ये दोनों आपस में रिलेटेबल है। सर एग्जाम में कैसे लिखना है? एग्जाम में ये चीज एक बार देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना। अब एग्जाम में कैसे लिखना है ये चीज का एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसको रीड करना। ये परफेक्ट लिखा है, इनर लूप शोज मनी फ्लो, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, पूरी चीज इसके अंदर डिस्क्राइब है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सो गाइस अब देखो ये टॉपिक जो आ रहा है जीडीपी और वेलफेयर, ये टॉपिक एक बार पहले ध्यान से समझना कि ये टॉपिक डायरेक्शन क्या जा रहा है, दोनों पॉजिटिव जा रहे हैं क्या? मतलब जीडीपी बढ़ेगा तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है भाई? अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं बोलूंगा हाँ भाई पॉजिटिव ही लग रहा है, क्योंकि जीडीपी बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ता है ना? प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को जॉब मिलेगी, जॉब बढ़ेगी, लोगों की जॉब मिलेगी, रोड लाइट लगेगी, रोड बनेंगे, फायदा ही लग रहा है। हर सिचुएशन में क्या लग रहा है? ओवरऑल फायदा ही है। पर ये चैप्टर अपने आप को, इस चीज को बच्चों को क्या पढ़ाना चाहता है? नेशनल इनकम में बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे लिमिटेशंस हैं, किसके? जीडीपी और वेलफेयर के। मतलब समझना इस चीज को, लिमिटेशंस हैं जीडीपी और वेलफेयर के जो काफी जनों को नहीं पता है या इग्नोर किए जाते हैं। कैसे सर समझाओ एक बार। एक तो नुकसान कैसे हो सकता है पॉजिटिव टॉपिक का? जीडीपी बढ़ रहा है, वेलफेयर बढ़ रहा है, नुकसान कहां से गिनाओगे? देखो अपन के अगर इनडायरेक्ट वे में एक बात करूं तो घर पे अगर मैं बात करूं हाउसवाइफ या हाउसमैन कोई भी काम कर रहा है, खाना बना रहा है, क्या ये जीडीपी में कैलकुलेट हो रहा है? आधे बच्चों को एक तो पता यही नहीं पता जीडीपी कैलकुलेट होती कैसे। जैसे एक सिंपल बात कर दी, ये बोर्ड अपने सामने है, अब बोर्ड का जीडीपी से क्या लेना देना? या सर आप पढ़ा रहे हो, इसका जीडीपी से क्या लेना देना? कैसे लेना देना है? देखो लेट्स इमेजिन करते हैं कि चलो मेरी फीस है 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए सीधे जीडीपी में गए। 20,000 रुपए का मैंने भारत देश को इस साल जीडीपी दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन दिया है। ये बोर्ड मान लो 1.5 लाख रुपए का, तो 1.5 लाख रुपए सीधे जीडीपी में गए भाई। मैंने भारत देश को 1.5 लाख रुपए का जीडीपी दिया है। तो अल्टीमेटली जीडीपी इज समथिंग कि बस इतने रुपए का सामान है, प्राइस है, इतनी क्वांटिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो जीडीपी निकल जाता है देश का, पूरे देश का। अब जीडीपी और वेलफेयर में लिमिटेशन कहां से आ रहा है? हाउसवाइफ वाला एग्जांपल खुद सोचो, इस चीज को एक बार दिमाग लगाओ। हाउसवाइफ वाले एग्जांपल में हाउसवाइफ या हाउसमैन की अगर बात करूं जो घर पे खाना बना रहा है, क्या वो जीडीपी में कैलकुलेट हुआ? नहीं हुआ। पर क्या वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। उसी से तो सब इंटरलिंक्ड है, उसी से तो पूरा देश इंटरलिंक्ड है, उसी से तो उसी खाने पीने से ही तो अपन कहीं ना कहीं कमा पा रहे हैं। बट ये एक लिमिटेशन है जीडीपी और वेलफेयर की। और इसको अच्छा इंग्लिश में लिखना कैसे है ये 2 मिनट में समझ रहे हैं। सेकंड लिमिटेशन जीडीपी और वेलफेयर की, अपन अगर बात करें प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वाओ, लोगों को जॉब मिल रही है, वाओ ग्रेट है, बट पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये भी एक लिमिटेशन है। इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, कि जीडीपी बढ़ने से देश के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसके ऊपर कोई फाइन नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, लिमिटेशन है जीडीपी और वेलफेयर की। और कुछ है क्या? सोचो, दिमाग लगाना। एक चीज बताता हूं, इमेजिन करो आप पढ़ रहे हो, आपने मेरे को बोला कि यार उमंग सर फीस मत लो यार, मेरे शोरूम में आ जाना, बढ़िया जोरदार ये आइटम बड़ा है, आप एक काम करो 20,000 रुपए फीस मत लो, 20,000 रुपए का मेरे शॉप से सामान ले जाना। मैंने बोला ठीक है यार बढ़िया है, मेरे को भी लेना ही है ये सामान, तो 20,000 रुपए लेऊंगा नहीं। क्रॉस क्या कर दिया अपन ने? क्या चीज करी? बार्टर सिस्टम, कमोडिटी अगेंस्ट कमोडिटी। नुकसान, नुकसान तो बताओ, फायदा ही तो है इसमें। नुकसान हुआ कैसे? 20,000 से मैंने जीडीपी कैलकुलेट नहीं किया, 20,000 से तुमने जीडीपी कैलकुलेट नहीं किया, 40,000 से जीडीपी कैलकुलेट नहीं हुआ, क्योंकि क्या चीज करी? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस करे। तो चलो अभी इसी में से समझाने की कोशिश करता हूं। टोटल 4 मेजर पॉइंट है जो एग्जाम में आते हैं, 4 मेजर पॉइंट। यहां पे खाली एबीसीडी 4 पॉइंट के लिए जगह छोड़ रहा हूं, एक बार समझते हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। इट इज पॉसिबल दैट विद द राइज इन जीडीपी, जितना ज्यादा जीडीपी बढ़ेगा, इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में ऑल्सो इंक्रीज। मतलब जितना जीडीपी बढ़ेगा जरूरी नहीं है वो रिच के लिए भी उतना बढ़ रहा है, वो पुअर के लिए भी उतना बढ़ रहा है। सर समझाओ इसको, बहुत सिंपल समझाता हूं। गोल्ड का प्रोडक्शन बढ़ा तो क्या जीडीपी बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा।
कार का प्रोडक्शन बढ़ा तो क्या जीडीपी बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। खरीदेगा कौन कार? अमीर आदमी, या फिर बोले मीडियम से रिचर सेक्शंस में। और गोल्ड कौन खरीदेगा? भाई मीडियम से रिचर सेक्शंस में। तो अल्टीमेटली ये सब चीजें फायदा किसको दे रही थी? रिचर सेक्शंस को। तो ऐसे में जीडीपी किसके लिए डिस्ट्रीब्यूट हुआ? रिचर सेक्शंस के लिए। तो इसको बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। unequal distribution, वापस पढ़ना। It is possible that with the rise in GDP, inequalities in distribution of income may also rise. The gap between rich and poor may also increase. GDP does not take into account any changes in inequalities in distribution of income. GDP बोलता है हमारे को तो पैसों से मतलब है, हम ढूंढ लेंगे रिच और पुअर में कितना डिफरेंस आ रहा है। रिच भले रिचर होता जाए, पुअर भले पुअर होता जाए, जीडीपी इसको नहीं लेगा। ये इसकी लिमिटेशन है। आ सकता है क्या सर? बिल्कुल आ सकता है, इसी वे से आएगा। तो रिच और पुअर के गैप की बात हो तो ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, चेंजेस इन प्राइसेस। बाप रे बाप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है। ये कैसे मैंने यहां पे मिस कर दिया, सुनना ध्यान से। प्राइसेस बढ़ रही हैं, ठीक है, तो जीडीपी बढ़ेगा क्या? हाँ, यही तो गलती है, यही तो दिक्कत है। सर कहां? ये तो आपने कहीं और भी पढ़ा है, नॉमिनल जीडीपी में। वापस पढ़ाऊंगा नॉमिनल जीडीपी, ध्यान से समझना उसको। देखो इमेजिन करो, यहां पे लिखता हूं चेंज इन प्राइसेस, ठीक है, चेंज इन प्राइसेस। इमेजिन करो कि फॉर एग्जांपल मैं है ना टोटल मिला के ये वाले पेन बनाता हूं, ठीक है, 1000 पेन मैंने बनाए पूरे साल भर में। 1000 पेन आपने बनाए, एक पेन है लगभग मान लो 50 रुपए का। जीडीपी कितना है? जीडीपी आया 50,000 रुपए का, ठीक है, ये जीडीपी आया। अब अगले साल में वही आलसियों की तरह बैठा हूं, मैंने बोला यार छोड़ने यार, 1000 पेन बनाएंगे वापस बेचेंगे। पर हुआ क्या? मैंने अगले साल 1000 पेन के प्राइसेस कर दिए 70 रुपए। जीडीपी कितना दिख रहा है? 70,000 रुपए का जीडीपी दिख रहा है। न्यूज चैनल पे अगर ऐसी चीज लिखी आ रही है, भारत देश का जीडीपी इतने से इतना बड़ा, तो वो फालतू लिखा हुआ है। क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा क्या? नहीं। एम्प्लॉयमेंट बढ़ा क्या? नहीं। कुछ और फायदा हुआ क्या? नहीं। पर जीडीपी बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ये एक लिमिटेशन हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो चेंजेस इन प्राइसेस समटाइम्स रिफ्लेक्ट इंक्रीज इन जीडीपी, एंड दैट इंक्रीज इन जीडीपी इज नॉट रिफ्लेक्टिंग एनी चेंज इन प्रोडक्शन। उसे प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसीलिए लिमिटेशन है। अगला पॉइंट देखते हैं फटाफट, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। 20,000 वाला एग्जांपल कि मैं तुम्हारे शोरूम से कुछ ले आया। तो मेनी एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी आर नॉट इवैल्यूएटेड इन मॉनेटरी टर्म्स। फॉर एग्जांपल नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन लाइक सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ। ये मैंने दूसरा एग्जांपल दिया तुम्हारे को कि घर पे जो अपने घर पे हाउसवाइफ या मैं सिंपल बात करूं हाउसमैन काम कर रहे हैं, उनकी चीजें इंक्लूड नहीं हो रही है। एक्सटर्नलिटीज दो तरीके की होती है, ये अच्छे से समझा देता हूं, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आया हुआ है, इसीलिए एक्सटर्नलिटीज दो तरीके की होती है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव क्या होती है? पॉजिटिव होती है जिससे फायदा हो, मतलब जीडीपी बढ़ा और सुनना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ये जीडीपी और वेलफेयर की लिमिटेशन क्यों है? एक बच्चे ने मेरे से पूछा लिमिटेशन कैसे, फायदा लग रहा है? क्योंकि इसको ओवरलुक किया जा रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सेम ईयर जीडीपी बढ़ा, उससे इमेजिन करो पॉल्यूशन बढ़ा, तो ये जीडीपी की एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। पढ़ लेते फटाफट से। एक्सटर्नलिटी रेफर्स टू बेनिफिट और हार्म ऑफ एन एक्टिविटी कॉज्ड बाय फर्म और एन इंडिविजुअल फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज्ड, जिनके लिए उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लग रही है। एक्टिविटी विच रिजल्ट इन बेनिफिट, जिससे बेनिफिट हो रहा है, उनको बोला जाता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। एक्टिविटी विच रिजल्ट इन बेनिफिट हार्म टू अदर्स, ये मिसप्रिंट है, एक्टिविटी विच रिजल्ट इन हार्म टू अदर्स आर टर्म्ड एज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। आगे बात करते हैं रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जीडीपी डज नॉट कंसिडर द चेंजेस इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। सर इसका मतलब क्या है? मैं सिंपल भाषा में लास्ट पॉइंट पे इस पर फोकस करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर ध्यान दे देते हैं। मान लो जीडीपी बढ़ा 5% से, न्यूज चैनल पर लिखा रहा है भारत देश का जीडीपी 2024 में बढ़ा 5% से। तो अब सोचो जीडीपी बढ़ा, अपने लिए गुड न्यूज है। अब दूसरी न्यूज सुनो, इसके बाजू में लिखी आ रही है, पहले नहीं बताई थी उन्होंने। भारत देश की पॉपुलेशन बढ़ी 6% से। तो ये पूरी टोटल न्यूज को देखा जाए तो गलत है ना। अल्टीमेटली देश बैकवर्ड गया कि आगे गया? बैकवर्ड गया, क्योंकि जीडीपी बढ़ा 5% से, पर उसको कंज्यूम करने के लिए 6% लोग ज्यादा आ चुके हैं। तो यहां पे नुकसान है मेरे भाई। तो अल्टीमेटली रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ शुड नॉट एक्सीड
रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। वापस बोलू, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ शुड नॉट एक्सीड रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, वो हमेशा उसके नीचे चलना चाहिए, तभी अपना देश आगे बढ़ेगा। इसको कंसेप्ट को बोला जाता है पर कैपिटा जीडीपी। इन पांचों पॉइंट में से एक ही पॉइंट आने वाला है और वो आएगा 2 मार्क्स का, और उसके चांसेस सबसे ज्यादा है एक्सटर्नलिटीज के। फिर भी आपको टॉपिक अच्छे से कवर अप करके जाना है। देखो इसका क्वेश्चन सामने डिस्प्ले हो रहा है,